सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में सबसे पहले चीज तो हम समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं क्या बातें हैं। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे आप सारा मास को एज्यूम कर सकते हो। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इट ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कट करता है। सेंटर ऑफ मास लाइज एट ए पॉइंट वेयर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल कट ईच अदर। दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पे कट करता है वहीं पे सेंटर ऑफ मास लाइज करता है। सेंटर ऑफ मास नियर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट, जहां पे हेवियर ऑब्जेक्ट होता है वहां पे सेंटर ऑफ मास ज्यादा होता है। इट डिवाइडेड मोमेंट ऑफ मासेस इन टू इक्वल पार्ट। मास इनटू सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। एम इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर आप डिस्टेंस और मास का ग्राफ बनाओगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। मास इनटू उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बराबर मास इनटू उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर रहता है। सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ मास को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है वो छोटे ऑब्जेक्ट के लिए तो एक पॉइंट पे होते हैं, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे होता है। लार्जर ऑब्जेक्ट COM lies above the COG. COM is a point and position of COM depends upon choice of the origin, but real meaning of center of mass does not depends upon frame of reference. जैसे अगर मैं एक सवाल आपको दूं, रुकिए एक सवाल मैं लाया हूं, अगर मैं आपको ये सवाल दूं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्या जवाब देंगे? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास का होता है, RCM आप क्या लिखते हैं? M1 x1, ऑब्वियस सी बात आई क्या, प्लस M2, एक मिनट सॉरी, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्या इसी तरीके से लिखते हैं क्या? हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहां से एक चीज आप देखिए कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब आप लिख रहे हैं तो M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर बटा M1 प्लस M2 होगा ना। और ये डब्बा कंसेप्ट होता है। ये क्या होता है भाई? डब्बा कंसेप्ट। यहां पे सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। RCM M1 R1 M2 R2 M1 प्लस M2, VCM M1 V1 M2 V2, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेटा सवाल आते हैं। इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पर इससे बेटा सवाल आ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। क्लियर है क्या? चलिए, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ये होता है कि अगर एक मास को हमने शिफ्ट किया डेल्टा R1, दूसरे मास को शिफ्ट किया डेल्टा R2, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास होता है, देखिए ध्यान से, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास होता है डेल्टा RCM। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास होता है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास होता है डेल्टा RCM M1 डेल्टा R1 M2 डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये जो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम होता है कि एक ब्लॉक यहां है M1, एक ब्लॉक यहां है M2, इसका जब ये चलेगा ए एक्सीलरेशन से तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन क्या होगी? M2 माइनस M1 बटा M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर इंटू जी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। इंडिविजुअल बॉडी में बी एक्सीलरेटिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास चल रहा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास चल रहा है सर बिना फोर्स के, हाँ बिना फोर्स के सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा। सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो बिना फोर्स के चलता है, तो सेंटर ऑफ मास भी बिना फोर्स के चल रहा होगा। बात सिर्फ ये है कि सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होगा अगर फोर्स जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है? यस। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज हो ही सकती है। सेंटर ऑफ मास की स्टेट चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। समझिए, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हाँ या ना बताइए प्लीज, हाँ या ना बताइए प्लीज, हाँ या ना बताइए प्लीज। क्या ये समझ में आता है? जैसे एक सवाल है बहुत फेमस सा एम्स का, एक क्रिकेट बैट है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास से उसको तोड़ दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास से तोड़ दिया तो इन दोनों का मास बराबर होगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास से तोड़ दिया तो एमआर कांस्टेंट होता है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम दूर तक है तो इसका मास कम होगा, सॉरी इसका मास ज्यादा होगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दूर तक है सेंटर ऑफ मास से तो उसका मास कम होगा।
तो किसका मास ज्यादा होगा? बॉटम पार्ट का मास ज्यादा होगा। क्या आपको समझ आता है ये चीज? क्या आपको समझ आता है ये चीज? नीट में डायरेक्टली सवाल कैसे पूछे जाते हैं? 3 मास आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, मास 300 ग्राम एट ओरिजिन, मतलब 300 ग्राम तो जीरो पे है, 500 ग्राम x इज इक्वल टू 40 पर है, और 400 ग्राम x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पर। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए बेटा। कैसे लिखेंगे? सिर्फ x cm आएगा क्या? हाँ, सिर्फ x cm आएगा। ये मास इंटू जीरो, क्योंकि 300 तो ओरिजिन पे है, प्लस 500 इंटू 40, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और इंटू 3 जीरो, प्लस 7 चौक 28 इंटू 28 इंटू 3 जीरो, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, 300, 500, 400, तो 4 3 7 5 1200, 12 पर डबल जीरो, तो 28 और 20 48 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 डबल जीरो काटोगे तो 10 आएगा। ये 12 चौक 48, 40 आ रहा भाई साहब, 40 आ रहा। तो क्या ऐसे सवाल आप कर पाएंगे? कहां से बी डी सी कुछ भी दे रहे हो, ए आ रहा है, ए आ रहा है, बी सी डी सारा आंसर दे दिया तुमने। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल, ईच ऑफ मास m, ईच ऑफ मास m एंड लोकेशन एट इतना इतना एंड इतना, देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तुम x cm निकालोगे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट के बारे में सोचो। तुम्हारा m है ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, तो m कहां पे है? 1 पे, आइडेंटिकल मास है तो m है 1 पे, प्लस दूसरा m है 2 पे, प्लस तीसरा m है 3 पे, डिवाइडेड बाई 3m लिखोगे। तो ये होगा 3 2 5 1 6, 6m बटा 3m, क्या आएगा? 2 आएगा। और y भी इसी तरीके से, तो 2,2 आंसर आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट कर सकते हैं? देखिए, चलिए, ये बहुत इजी सवाल है, होमवर्क सेम फॉर्मूला यूज करके, ये भी सेम फॉर्मूला यूज करके निकालोगे। जैसे 0,0 ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो बेटा, ये XY प्लेन में, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो जब ऐसे सॉल्व करो तो मिक्स मत करो, तुम डायरेक्टली सिर्फ x के बारे में सोचो। तो x के बारे में सोचोगे तो ये 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 10, सिर्फ x के बारे में सोचो। इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हो जाएगा आपका 0, डिवाइडेड बाई सारा मास जोड़ो तो 6 4 10 और 8 2 10 बटा 10 आ जाएगा। यहां से सॉल्व करो x cm, फिर y cm सॉल्व कर लो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पार्टिकल 3 kg, 2 kg और 5 kg का पोजीशन वेक्टर x का ये रहा, पहले मास का, दूसरे मास का, तीसरे मास का ये रहा। कोई दिक्कत नहीं है। r सेंटर ऑफ मास लिखोगे, पहला मास तुम्हारा 3 और इसकी पोजीशन वेक्टर i प्लस j प्लस k, तीनों लिख दिया, प्लस दूसरा मास क्या है? 2 kg, तो 2 और 2 का पोजीशन 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तीसरा मास है 5 इंटू r3, डिवाइडेड बाई तीनों मास को जोड़ दिया, 3 प्लस 2 प्लस 5। कंसेप्ट पता है, ऐसे सवाल आएंगे, कर लोगे क्या? कंसेप्ट पता है क्या? ऐसे सवाल कर लोगे क्या? बताओ। ये सुनो ध्यान से, देख सुन, ये m1 2 है, ठीक है, m2 4 है, ठीक है, m3 तुम्हारा m है और m4 एंड m4 नहीं पता। प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर, प्लेस एट 4 कॉर्नर। What should be value of m4 so that center of mass of all the particle are exactly at the center? सारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां आ जाए। तो चारों का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यही होगा जब मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको मान सकता हूं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानूंगा तो नीचे 4 2 6, तो ऊपर भी आना चाहिए 4 2 6। ये अगर तुम्हारा 2m 4m और m है, चलो ये 2m ये 4m, तो यहां तुम्हारा आना चाहिए 6 लाने के लिए 5m होना चाहिए, यहां पे 5m, 5m ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस आएगा। ये पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दिस आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये रॉड वाले केस को कैसे करते हैं तो देखो, सुनना कैसे करते हैं। ये रॉड है m मास का, तो इस रॉड का खुद का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो l/2, 0, क्योंकि ये x में तो आगे गया है l/2 पे, y में तो गया नहीं। और यहां पे मास क्या मानोगे? m, और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लिखोगे, ये ऊपर कितना गया है? l/2 और x में 0, तो 0, l/2। अब देखो, ये जो रॉड है वो ऊपर कितना है? l पर, और सेंटर ऑफ मास इसका बीच में होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो l/2,
और y कोऑर्डिनेट इसका होगा l। तो 3 मास हो गए बेटा, प्लीज मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा, 3 मास हो गए, एक मास यहां पे m, एक मास यहां पे m, एक मास यहां पे m। इसका xy कोऑर्डिनेट, इसका y xy, इसका xy पता है। क्या आप यहां पर सेंटर ऑफ मास अगर RCM भी निकालोगे, ये मास इसका xy कोऑर्डिनेट IG में लिख लो, इसका xy कोऑर्डिनेट IG में लिख लो, इसका xy कोऑर्डिनेट IG में लिख लो, बटा 3 आराम से निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो? बताओ, क्या आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो? हाँ सर। अब इसमें MR स्टार भी लगा सकते हैं। MR स्टार क्या कहता है कि अगर तुम सिस्टम में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पा रहे हो तो आसानी से गेस कर सकते हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे? जैसे बेटा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे और इधर मास अलग अलग है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा क्या? हाँ सर, इसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हो। सर कैसे? ये मास को आधा आधा बांट दिया और इससे ये मास भी आधा आधा है, तो पक्का सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहीं ना कहीं होगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास तुम्हारा L/2 फिक्स हो गया। तो ये वाई सेंटर ऑफ मास, ये गलत, ये गलत, ये दोनों सही। उसके बाद एक सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इस मास और इस मास को यहां मान लो, है ना, बीच में तो मान ही सकते हो, दोनों मास सेम डिस्टेंस पर है, तो हाँ यहां मान लो, और एक मास यहां पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस दोनों के बीच में होगा। तो पक्की बात है कि इन दोनों के बीच में है, मतलब L/2 से कम होगा, तो ये L/2 हो नहीं सकता, ये आंसर आ जाएगा। कैसा लगा ये MR स्टार बताओ? कैसा लगा ये MR स्टार बताओ? क्या आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कर सकते हैं सवाल को? कैसा लगा ये MR स्टार? और इन्हीं को थोड़ी शाम में शिफ्ट करा देंगे भाई। चलिए दादे, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे आपसे बोलेगा कि एक प्लेट है, ये पूरा प्लेट है, इस प्लेट का ये वाला एरिया सिग्मा 1 डेंसिटी का है, ये वाला एरिया बेटा सिग्मा 2 डेंसिटी का है। अगर मैंने यहां पे ओरिजिन मान लिया, कहां पे? यहां पे ओरिजिन मान लिया, तो ये सिग्मा 1 डेंसिटी का प्लेट है ना, प्लेट है, तो इसका मास कहां पे होता है? एरिया में, और ये सिग्मा 2 डेंसिटी का है, तो दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो तुम ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली MR स्टार से कर सकते हो। वैसे तो तुम कर लो किसके खुद का सेंटर ऑफ मास बीच में है, इसके खुद का सेंटर ऑफ मास M1 M2 यहां मान सकते हो, M1 यहां मान सकते हो, फिर हो जाएगा M1 इंटू इससे डिस्टेंस x1, फिर M2 इससे डिस्टेंस x2 बटा M1 प्लस M2 से सॉल्व कर सकते हो। MR स्टार क्या होगा कि अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहां पे लाइज करेगा, जो कि यहां से L पर है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को बराबर रख दोगे तो L आंसर आना चाहिए। ये एक MR स्टार है। तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 को बराबर रखूंगा तो ये आ जाएगा 4, ये बराबर रखूंगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर सिग्मा रख दिया तो 3 और 1 4 बटा 2, 2 2 4 कट गए, ये नहीं होगा, 3 और 1 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ये भी नहीं होगा, माइनस तो आ ही नहीं रहा, इसको रखूंगा तो ये 4 और 2 से 2 कटेगा, L/4, ये भी नहीं आ रहा। बे क्या है यार ये? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई, 4 ऑप्शन कैसे नहीं मैच कर रहा? देखो तो एक बार, 3 और 1 4 आएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो L/4 नहीं आएगा ना। ये यहां पे या तो L हो, ये या तो यहां पे L हो, अगर ये L होगा, ये 4 ऊपर 2 तो L/2 आ जाएगा। L आना चाहिए ना, L आना चाहिए, L आंसर आना चाहिए। ये रॉन्ग लिख दिया यार, सारे गलत आ रहे। चल मैं फिर से बताता हूं कि अगर मैं इसका और इसका डेंसिटी बराबर रख दूं, ये L है, ये 12, चल मैं निकाल ही देता हूं, फिर मैं निकाल ही देता हूं, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं निकाल देता हूं। सुन बेटा, इस पूरे का मास बोलो क्या होगा? सिग्मा 1, और ये लेंथ तुम्हारा L है और ये भी हाइट भी L है, तो L² इंटू सिग्मा 1, ये मास हो गया, अरे डेंसिटी इंटू एरिया मास हो गया, इंटू L/2 डिस्टेंस है, यहां से यहां का डिस्टेंस L/2, ये टोटल L है तो आधा L/2, प्लस L² इंटू सिग्मा 2, और ये हो जाएगा 3L/4, डिवाइडेड बाई मास ऐड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा L² सिग्मा 1 प्लस L² सिग्मा 2,
मैंने क्या किया है ये सीख, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कॉमन निकल के एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो नीचे तो आ गया तेरा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 सिंपल, ठीक है एकदम। ऊपर से अगर मैं एल बाई 4 को कॉमन निकाल दूं, अगर मैं यहां से एल बाई 4 को कॉमन निकालूंगा तो ये 3 बनेगा 3 सिग्मा 2, और यहां पे एल बाई 4 कॉमन निकाल दिया तो 2 सिग्मा 1। एक मिनट, एल बाई 4 कॉमन निकालूंगा तो 4 ऊपर आ जाएगा तो 2 जैसे यहां से, अच्छा एल बाई 2 ही कॉमन निकाल, चल एल बाई 2 कॉमन निकाल, तो एल बाई 2 कॉमन निकालूंगा तो 4 है ना, ये 3 एल बाई 4 गलत लिखा है क्या? ये है तुम्हारा ये एल, और ये तो एल बाई 2 आएगा ना, ये 3 एल बाई 4 का एल बाई 2 आएगा। ये कैसे, ये थोड़ा एल है, ये एल बाई 2, तो यहां से डिस्टेंस ये आ गया 3 एल बाई 2, तो यहां से एल बाई 2 कॉमन निकलता, एल बाई 2 कॉमन निकलेगा, ये बनेगा, ये अगर सिग्मा 1 आएगा, बस सिग्मा 1 प्लस 3 सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एल बाई 2, ये तो आ तो रहा है। तो फिर इसको मैंने गलत क्यों बोला? ये 4 और 2 2 4 मैच भी तो कर रहा है। अरे यार शिट, मैच भी तो कर रहा है भाई। अगर मैं यहां पर इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आएगा 4 सिग्मा और 2 सिग्मा और 2, तो 2 दूना 4 से 4 कट गया, तो सही तो आ रहा है। एक सेंटर ऑफ मास एल ही तो आना चाहिए। हैंग कर गया दिमाग थोड़ी देर के लिए, चलो ड्राइव करके भी आ गया, ये आंसर आ रहा है भाई। अच्छा चल दूसरा ट्रिक लगाता हूं, दूसरा ट्रिक सुन, आसान है। सिग्मा 2 को 0 ही कर दे। अगर तेरा मैं सिग्मा 2 को 0 मानता हूं, ये है ही नहीं, तो ये सेंटर ऑफ मास आना चाहिए एल बाई 2 पर, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तेरा एल बाई 2 आ जाएगा, और जिसमें आ गया वही आंसर, और एक ही ऑप्शन में वेरीफाई करेगा, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का हालांकि नीट में सवाल अभी तक नहीं है, लेकिन अगर आता है, जैसे मान लो कि ये रॉड है, रॉड की डेंसिटी है रो नॉट एक्स, जैसे आगे जाते इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, तो वेरिएबल डेंसिटी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? तो बेटा ध्यान से सुनना, एक्स सेंटर ऑफ मास होगा एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये फॉर्मूला होता है फॉर वेरिएबल डेंसिटी का मास। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तब तो भाई डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है, ये किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए एक्स सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये क्या है तुम्हारा? वाई सेंटर ऑफ मास। ये क्या है तुम्हारा? एक्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या? एल बाई 2 तो गलत देख रहा था ना बेटा, एल बाई 2 अगर मैं देख रहा था तो गलत देख रहा था। अगर मैं इस दोनों की डेंसिटी बराबर रखूं तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, ये 2l का आधा तो एल ही हुआ ना बेटा, तो मैं गलत देख रहा था। सर एल बाई 2 देख रहे थे अपन, क्यों देखेंगे एल बाई 2? यहां पे सेंटर ऑफ मास अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो एल पर आएगा ना, एल बाई 2 पे थोड़ी ना आएगा। तो ये है तुम्हारा वेरिएबल डेंसिटी का। जैसे देखो ये है डेंसिटी दिया हुआ है रो बराबर ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये रॉड है, रॉड की डेंसिटी जैसे से इधर से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम इधर से आगे बढ़ेंगे तो रॉड की डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा। छोटा सा एक बहुत अच्छा ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से देखना कि मान ले कोई रॉड है, अगर इसकी डेंसिटी बेटा कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में होगा क्या? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में होगा। एक सेंटर ऑफ मास अगर मैं यहां से ओरिजिन से देखूं तो एल बाई 2 पे होगा। अगर डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेंसिटी बढ़ेगी तो इधर मास ज्यादा होगा। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना बेटा वो तुम्हारा एल बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, और एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स में सेंटर ऑफ मास जो आता है वो 3 एल बाई 4 आता है, एल बाई 2 से ज्यादा 3 एल बाई 4 आता है। अगर और डेंसिटी बढ़ाओगे, जैसे डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया, तो भी जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा, अगर तुम एक एंड से देखोगे तो इधर जैसे से आगे बढ़ रहे हो मास बढ़ रही है,
तो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2 से और ज्यादा होगा, लेकिन रॉड से तो बाहर नहीं निकल सकता, तो L से छोटा ही होगा। जिस ऑप्शन में वेरीफाई कर गया उस ऑप्शन को टिक कर देना भाई, मजा आ जाएगा। नहीं तो ये तुम्हारा फॉर्मूला तो मैंने बताई है, फॉर्मूला तो बताई है। बताओ ये फील आया क्या कि मैं जो कह रहा हूं ये फील आया क्या? भाई नीट में जितने सवाल आएंगे तुम सब धुआं धुआं कर दोगे इससे। चलो सर, अब इसको कैसे करेंगे? तो इसमें एक शानदार चीज बताता हूं, ए और बी तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर ये बी जीरो होता, मान ले इन केस अगर बी जीरो होता, सर बी को जीरो मान सकते हैं, हाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है तो जीरो, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है तो जीरो मान सकते हैं। देखो ना, ए और बी तुम्हारा कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं पता तो हम बी को जीरो मान सकते हैं। अगर इसको जीरो मान लिया तो डेंसिटी बराबर तो ए आ गया, तो सेंटर ऑफ मास तो एकदम रॉड का बीच में आना चाहिए। हाँ, तो अगर मैंने बी को जीरो माना तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे आना चाहिए। बी को जीरो रख के L/2 चेक करो, बी को जीरो रखूंगा ए से ए कटेगा, ये 3L/4 गलत है। बी को जीरो रखूंगा 3 से 3 कटेगा, L/2 इसमें आ रहा। बी को जीरो रखूंगा 3 दूना 6 नहीं आ रहा। बी को जीरो रखूंगा 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, L नहीं आ रहा। एक ही दो ऑप्शन आ गया। बता, इसको कहते हैं मास्टर। अगर अभी जिंदा है तो जो चीजें तुम्हें यहां पे सीखने को मिली वो देख ले क्या है। हाँ लगेगा 24 घंटे नहीं 48 घंटे लगेगा तो भी पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ना मत पढ़, एक चैप्टर पढ़ना है, जब पढ़ाऊंगा तो वो रिवाइज कर लेना। जिस सिलेबस को पढ़ाने में साल भर लगता है, लगभग उतना ही कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूं, तो समय तो लगेगा। देख देख भाई, मजा आया? इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो, जैसे रो बराबर है a इंटू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो अगर तुम यहां पे b को जीरो मान लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, रॉड ऑफ लेंथ L प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस हैविंग लीनियर मास डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x। तो भाई L/2 तो हो ही नहीं सकता ना, और L/4 भी नहीं हो सकता। सेंटर मास पहले कैसे आ जाएगा अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो? 3L/2 भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सेंटर मास L से बाहर कैसे निकल जाएगा? 2L/3 आंसर आएगा। सर आपने मैंने 2L/4 रख दिया था क्या? चल मैं ठीक कर देता हूं, सॉरी 2L/3 आएगा। सॉरी बेटा, जो भी रख दिया था छोड़, मतलब यहां पे मैंने सुधार दिया। ये सवाल है, अब सवाल समझना। रॉड ऑफ लेंथ L प्लेस लॉन्ग x एक्सिस, देखो रॉड ऑफ लेंथ प्लेस लॉन्ग x एक्सिस हैविंग लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x, लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वन एंड से इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? एक बात बता कि अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट डेंसिटी के लिए देखेंगे तो बीच में होगा। हाँ सर, कांस्टेंट डेंसिटी के लिए बीच में होगा। अगर मास डेंसिटी बढ़ेगी तो आगे जाने पर मास बढ़ेगा। हाँ, तो आगे जाने पे मास बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे जाएगा। हाँ सर, थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो L/2 तो हो नहीं सकता, L/4 साला पहले कैसे आ जाएगा? और 3L/2 मतलब ये है 1.5L, रॉड के बाहर तो निकलेगा नहीं। आंसर ये आएगा। बता भाई, बता मजा आ गया कि नहीं आ गया? बता अब बता। सॉरी बेटा, लिखने में थोड़ी गलती कर दी थी पहले मैंने। अब बता, इसलिए कहते हैं मजदूरी से दूरी हमारा स्टार्ट है जरूरी। अब बता भाई, बताना पड़ेगा। A system of two particle M1 M2, first particle moved by a distance d towards the center of mass. To keep the center of mass unchanged, the second particle will move. अरे भाई, ये M1 है, मान ले सेंटर ऑफ मास कहीं है, ये M2 है। अगर तूने d डिस्टेंस इधर इसको मूव किया है तो इसका जितना शिफ्ट हुआ है मोमेंट ऑफ मास का M1 इंटू डी, इसका उतना ही शिफ्ट पीछे होगा x इंटू M2। तो x बराबर होगा M1 d बाई M2 टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। हालेलुया हालेलुया। बता, इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा और कुछ समझ नहीं आएगा। हालेलुया, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सुन बेटा सुन, रिंग का जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ऑफ हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/π पे। कहां होता है? 2r/π पे। डिस्क का क्या होता है? देख ऐसे भी रट सकता है, 1π लिख सकता है। तो डिस्क का क्या हो जाएगा? 1 2
3 4 4r/3 पाई। देखो 2r/पाई हाफ रिंग का होता है, हाफ डिस्क का होता है 4r/3 पाई। हाफ डिस्क का क्या होता है 4r/3। इसको कट कर दिया, सेंटर ऑफ मास कहा जाएगा। कटने के बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, तो यहां पे आएगा AO के बीच में सेंटर ऑफ मास रहेगा। कहां रहेगा? AO के बीच रहेगा। चलिए देख, हाफ डिस्क ऑफ रेडियस r, तो हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है y, सेंटर ऑफ मास होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बटा पाई। हॉलो कोन, हॉलो अगर है बेटा, अगर बेटा ये हॉलो है, क्या है? हॉलो है, तो हॉलो में ज्यादा ऊपर होगा, ज्यादा ऊपर मतलब h/3। अगर हॉलो है तो h/3, और बेटा अगर सॉलिड है तो h/4, सॉलिड है तो h/4। बता, हॉलो कोन है तो h/3 और सॉलिड कोन है तो h/4। सॉलिड हेमिस्फीयर एंड हॉलोस्फीयर, हॉलो में थोड़ा ऊपर होगा तो ये होता है 4r/8, और सॉलिड में थोड़ा सा नीचे होगा तो 3r/8। हाफ रिंग का हो जाएगा तुम्हारा, हाफ डिस्क है तो 4h/3 पाई, और ये होगा 2h/पाई। जरा देखो तो भाई, इसी रफ्तार में याद होनी चाहिए तुम्हें। क्या पता यार, डायरेक्ट पूछ ले फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ ले। हैप्पी बर्थडे बेटा, सभी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। सभी को हैप्पी बर्थडे बेटा, सभी को हैप्पी बर्थडे। बताओ, क्या मैंने सारे सही लिखे? क्या मैंने सारे सही लिखे? क्या मैंने ये सारे सही लिखे हैं? Calculate the velocity of center of mass of the system of two particle, each of mass 2 kg and shown in a figure। तो भाई ये है तुम्हारा 2 kg का, 25 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। ये है 2 kg का, 5 मीटर पर सेकंड से पीछे चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं। टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैविंग एक्सीलरेशन इतना, ये आपका A1 है और ये आपका A2 है। मान लीजिए ऐसा सवाल आपको दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है पहला मास 1 और उसकी एक्सीलरेशन I माइनस 2J प्लस 5K। दूसरा एक्सीलरेशन आपका 3 इंटू इसका एक्सीलरेशन बटा m1 प्लस m2। क्या आप इस तरह के सवाल पूरा एकदम गर्दा उड़ा देंगे? ये वाला केस मैंने आपको करा दिया है। इसी पर होता है एक बॉल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड and same mass is thrown downward, then acceleration of center of mass। देख इसका acceleration g downward, इसका भी acceleration g downward, तो acceleration of center of mass क्या होगा? g downward। निकाल के देख ले, m1a1 plus m2a2 divided by m1 plus m2 करोगे, डायरेक्ट आ जाएगा। if external force acting on the system is 0 then momentum of system PCM remains conserved। yes, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? कंजर्व। मोमेंटम ऑफ इनविजिबल पार्टिकल मे नॉट कंजर्व बट द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। if external force is zero then momentum of system of mass will conserve, external force is zero then kinetic energy of system is conserved। ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स पूछा है। if external force is zero then kinetic energy of system is conserved, no, रॉन्ग है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का चेंज हो सकता है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, यस। इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम, नो। इंटरनल फोर्स सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करता, लेकिन इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज linear momentum, not kinetic energy, kinetic energy but not the linear momentum। internal force can change kinetic energy। internal force वही सवाल है, internal force can change kinetic energy। two particle A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction। मतलब external force तो लगा ही नहीं, जब रेस्ट में थे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता तो स्टेट ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होता है। पर्सन ऑफ एम स्टैंडिंग ऑन द वन एंड ऑफ द प्लैंक, कैपिटल एम एंड एल एंड फ्लोटिंग इन अ वाटर, द पर्सन मूव्स फ्रॉम द वन एंड ऑफ द अनदर एंड स्टॉप, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक इज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। मान लो ये प्लैंक है, मान लो ये प्लैंक है, यहां पे एक भाई साहब खड़े हैं,
अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर होता है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास लेंथ एल है। अब क्या होगा ना कि जब ये आगे चलेगा तो प्लैंक पीछे स्लाइड करके जाएगा। अब मान ले प्लैंक यहां आ गया, एक्स डिस्टेंस मान ले प्लैंक पीछे गया, तो आदमी तो यहां पहुंचा, तो आदमी क्या एल चल पाया? नहीं सर, आदमी यहां था, यहां पहुंचा, तो आदमी तो एल माइनस एक्स ही चला। बस सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेम रहेगा। तो जितना मास पीछे गया है प्लैंक का इनटू डिस्टेंस, मतलब मोमेंट ऑफ मास का शिफ्ट, बराबर मैन का मास जितना आगे गया है इनटू मोमेंट ऑफ मास, मतलब शिफ्ट इन मोमेंट ऑफ मास ऑफ मैन। तो मैन यहां से यहां गया तो मैन का मोमेंट ऑफ मास इतना शिफ्ट हुआ, प्लैंक का मोमेंट ऑफ मास इतना शिफ्ट हुआ। तो एम कैपिटल एक्स बराबर है एम कैपिटल एल माइनस एम स्मॉल एक्स। इसको इधर लाओगे, एक्स कॉमन निकाल लो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एल। तो एक्स बराबर हो गया एम एल बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। देखो इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, जब ये आदमी यहां से यहां चल के आया तो आदमी तो एल नहीं चल पाया, आदमी कितना चलेगा सर? आदमी तो एल माइनस एक्स चला। तो मोमेंट ऑफ मास जो मैन का आगे गया है वो होगा ये एम इंटू एल माइनस एक्स, और प्लैंक कितना पीछे गया? तो प्लैंक एक्स पीछे गया, तो मोमेंट ऑफ मास कैपिटल एम इंटू एक्स। बस दोनों का मोमेंट ऑफ मास बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए एंड डी सेम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सेम रख दे, बराबर कर दे भाई, सेम है तो बराबर कर दे, मैं कुछ मना कर रहा हूं। 2 person 55 kg 65 kg respectively are at the opposite end of the boat. The length of the boat is 3 meter, weight 100 kg. 55 kg man weight up to 65 kg man and sit with him. If the boat is in still water, then center of the system, center of mass of system, center of mass of the system तो शिफ्ट ही नहीं करता, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम तो शिफ्ट ही नहीं करता। पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v1 and another particle of mass m2 moving with velocity v2, both have same momentum, बताया था तुम्हें, सेम मोमेंटम होता है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ये एक्सप्लोजन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक उठ के आ जाएगा डायरेक्टली एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सप्लोजन वाला केस, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोजन वाला केस। देखिए बेटा एक्सप्लोजन वाला केस देखिए प्लीज, क्या है? अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg, एक बॉम्ब है 30 kg मास का, आर एट रेस्ट, एक्सप्लोड इनटू 2 pieces ऑफ मास 18 kg एंड 12 kg। ये 18 kg और 12 kg दो हिस्से में टूटा है। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg 6 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर, इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है। सबसे पहले जब बेटा एक ब्लॉक दो हिस्से में टूटता है तो इतना याद रखिएगा, दोनों का तुम्हारा क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम। जितना मोमेंटम लेके 18 kg वाला आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम से 12 kg वाला पीछे जाएगा। ये 18 इंटू 6 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 इंटू वी, तो ये कटेगा 2, वेलोसिटी हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आया? ऑफ 12 kg, 12 kg का वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ 12 इंटू 9 का होल स्क्वायर, ये होगा 6 इंटू 81, 6 इंटू 81 क्या होगा? 6 8 6 48, 486 जूल आंसर। बहुत इजी है क्या? हाँ सर बहुत इजी है, ये तो कतई जहर है एकदम। अच्छा एक सवाल, बहुत देख रहे हो बेटा हर एक चीज पे सवाल लाया, एक सवाल एक्सप्लोजन का दूसरा, 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट हैविंग मास 1 1 and 3, part having same mass moves perpendicular direction with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, then velocity of the bigger part। एक kg का क्या है? बॉम्ब है, ये 3 पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में टूटा, 1 1 and 3, 1 1 and 3। तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अब मान लो इसका मास x है तो ये भी x होगा, ये 3x होगा, ये इधर गया है 30 से, ये इधर गया है 30 से, तो इन दोनों का जोड़ के नेट मोमेंटम कितना होगा? सर
वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम होगा 30x, तो ये हो जाएगा 30x इंटू रूट टू, और ये हो जाएगा वेलोसिटी मान लो v डैश, तो नेट मोमेंटम जोड़ के जितना यहां है उतना ही तीसरे का नीचे होगा, तो 3x इंटू वी डैश बराबर 30 रूट टू इंटू एक्स, 3 से कटेगा 10 रूट टू आंसर आएगा, वी डैश बराबर 10 रूट टू, वी डैश बराबर क्या होगा 10 रूट टू आंसर आएगा। देखिए वी डैश बराबर क्या होगा 10 रूट टू, बोलिए 10 रूट टू, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, कोलिजन। कोलिजन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है, जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है तो मोमेंटम हमेशा सिस्टम का कंजर्व रहेगा। इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू बॉडी इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। बिफोर कोलिजन मान लीजिए कि इसका मास m1 है, v1 से चल रहा है, मास m2 है, v2 से चल रहा है, जब कोलिजन होगा तो दोनों एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगाएंगे और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसमें मोमेंटम m2 का कंजर्व होगा क्या? नो, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, यस। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, नो। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहता है। क्या ये नो नो यस आपको समझ में आया? देखिए सबसे पहली बात, चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, कोई सा भी कोलिजन, कोई सा भी कोलिजन हो, सिस्टम की मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की नहीं रहती। मोमेंटम ऑफ m2 इज कंजर्व बोल के इसने गलत कर दिया। मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व, यस। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, नो। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, के इज कंजर्व। समझ में आया? वैसे मोटा मोटा 3 तरह का कोलिजन होता है बेटा, कौन कौन सा? इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कभी तुम्हारा किसी के साथ कोलिजन हुआ है? कभी भी तुम्हारा किसी के साथ भी दुनिया में कोलिजन हुआ है? किसी के साथ भी? सर ट्रक के साथ हो गया, कुत्ते के साथ हो गया, बिल्ली के साथ हो गया, बैगन के साथ हो गया, यही सब करेगा भाई, तो यही करेगा, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, ट्रक के साथ, रिक्शे के साथ। देख जब भी दुनिया में दो लोग मिलते हैं तो उनका इंटरेक्शन 3 तरह का होता है। जब वो मिलते हैं तो हमेशा के लिए मिले रह जाते हैं, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कि वो अलग ही नहीं होंगे, इस इंटरेक्शन को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है कि इनिशियली m1 u1 पहले की मोमेंटम है, m2 u2 दूसरे की मोमेंटम है, जब वो मिलेंगे तो चिपक गए तो उनका ई हो जाता है 0, चिपक के एक हो गए तो उनकी मास हो गई m1 प्लस m2 इंटू वी, तो v बराबर हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। क्या ये vcm भी हो गया? हाँ यार, ये तो डायरेक्टली vcm जैसा आ गया, बिल्कुल ये डायरेक्टली vcm जैसा आ जाता है। क्या आ जाता है? डायरेक्टली vcm जैसा आ जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी उन दोनों ऑब्जेक्ट का। इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस होता है, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का होल स्क्वायर, ये खत्म है। अच्छा, अगर वो टकराएं और चिपके हुए रह गए तो उनमें लॉस ज्यादा होती है एनर्जी की, अगर अलग ही नहीं हुए चिपके हुए रह गए तो ठीक है, उसमें ई की वैल्यू होता है 0, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये खत्म हो गया। एक कोलिजन है कि वो आते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जितनी इंटेंसिटी से टकराया उतनी इंटेंसिटी से अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहता है। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 m2 v2 ये भी रहेगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं। ई होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v रिलेटिव ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय v रिलेटिव ऑफ अप्रोच, ठीक है क्या? हाँ, ई का फॉर्मूला है। इसमें फाइनल वेलोसिटी लिखने का फॉर्मूला बेटा बहुत यूनिक पैटर्न है, देखना। v1 में पहले लिख दो u1 और फिर लिख दो u2, दोनों तरफ m1 प्लस m2 फ्री वाला टर्म है उससे डिवाइड कर दो। सर कर दिया। v1 है तो पहले आएगा m1 माइनस m2 और ये 2 m2 u2, ये वेलोसिटी हो गया v1। इसमें टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखोगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस देखोगे क्या होगा? 0। इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, ई की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बीच होती है। इसमें ई की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। फाइनल वेलोसिटी लिखोगे v1 बराबर
देख बेटा v1 बराबर ये सेम पैटर्न आएगा, सेम पैटर्न आएगा m1 माइनस m2 e टाइम्स इंटू u1 बटा m1 प्लस m2। क्या फर्क पड़ा, एक e तो चिपका है इसमें, प्लस नीचे एज इट इज m1 प्लस m2 इंटू u2, ये हो जाएगा e प्लस 1 इंटू m2। इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं आता, कभी नहीं पूछते, होगा तो यही चिपका देना एज इट इज, एक टर्म और e स्क्वायर माइनस 1 लग जाता है, सेम आएगा ये, और यहां पे एक e स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सर यहां पे क्यों नहीं है, यहां पे e की वैल्यू में 0 रख दी है। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्या, सबसे पहले देखो बॉल ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देख भाई, अब बॉल है 10 kg का, 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। इफ स्ट्राइक्स अनदर बॉल ऑफ मास 5 kg विच इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 4, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक देन देयर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज, सुन बेटा, इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा, ये दिमाग में सेट कर ले। v1 बराबर पहले का मास माइनस दूसरे का मास बटा 10 प्लस 5 इंटू पहले की वेलोसिटी 10 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5। क्या है, क्या दिक्कत है बता। तो ये हो जाएगा 15 और 5 कट के आएगा 3, तो ये हो जाएगा 10 बटा 3 प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20 दूना 40, 40 बटा 15, तो 8 बचे 40, 5 दिए 3 आ जाएगा। 3 एलसीएम लोगे तो 10 8 18 बटा 3, मतलब ये आ जाएगा 6। एक बार तूने वेलोसिटी निकाल ली, अब अगली बार एक और जोरदार चीज बताता हूं। इसका मोमेंटम बोल 100 प्लस इसका मोमेंटम बोल 20 बराबर फाइनली 10 किलो वाले की वेलोसिटी तूने 6 निकाली, 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम टोटल सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम टोटल सिस्टम का, 100 और 20 हो जाएगा 120, 120 में से 60 जाएगा तो 60 बराबर 5u, तो u बराबर आ जाएगा तेरा 12। 6 और 12 आंसर आ रहा है, देख 6 और 12 आंसर आ रहा है। और इसी में कई बार क्या होता है कि तुम्हें e का वैल्यू कहीं दिया होगा तो इनइलास्टिक होगा। अगर e का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, अगर e का वैल्यू दिया हुआ है तो यहां पे e का वैल्यू रखेगा, इसमें e और यहां पे 2 के जगह पे e प्लस 1 आएगा। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। वन स्फीयर कोलाइड विथ अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एट अ रेस्ट inelastically. If the value of coefficient of restitution is half, then ratio of their speed after collision. मतलब एक मान ले m1 है वो u से चल रहा, दूसरा रेस्ट में है और e बराबर हाफ इनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो क्या हो। तो पहले तो इसका वेलोसिटी निकालेगा, तो पहले का वेलोसिटी निकाला तो v m माइनस em, बेटा पहले का मास e इंटू दूसरे का मास m प्लस m इंटू यू, प्लस ये तो रेस्ट में था तो u2 तो 0 है, और ये वहां से बहुत बढ़िया। v2 क्या होगा, v2 में पहले आएगा u2, ये तो 0 है, प्लस e प्लस 1 हाफ प्लस 1 m1 m डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू यू। अब इसका डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। देख इधर सर ऐसे करो, m प्लस m से कट गया, u से u कट गया, ये m कॉमन निकल के कट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस ई और आएगा 1 प्लस ई। यार तुम्हारा 1 माइनस ई और ये हो गया 1, देख ई रख देना हाफ, तो एक में से हाफ जाएगा हाफ डिवाइडेड बाई 3/2, ये कट गया 1:3 आंसर। फॉर्मूला पढ़ा है उसको लगाने भी तो आना चाहिए। सी आ रहा भाई, बी नहीं आ रहा, चेक करो सी आएगा। A body of mass m1 moving with velocity v, it collide with another stationary body of m2, they get impeded, then the point of collision the velocity of the center of mass of the system remains same। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो किसी भी तरह के कोलिजन में नहीं लगता है, हाँ सर नहीं लगता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, जब इलास्टिक कोलिजन दो ऐसे ऑब्जेक्ट का हो रहा है जिनका मास सेम है तो क्या करते हैं, वो वेलोसिटी एग्जैक्टली इंटरचेंज कर लेते हैं।
और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर करते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर थ्योरम भी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। कोलिजन में लॉस नहीं बेटा, लॉस नहीं, सुनना ध्यान से, लॉस की बात नहीं है, लॉस नहीं, लॉस नहीं, क्या ट्रांसफर, क्या बेटा, क्या ट्रांसफर, लॉस नहीं, क्या ट्रांसफर, ट्रांसफर। तो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल ट्रांसफर। अब देखो, मान लो ये m मास है, u वेलोसिटी से चल रहा है, कोई एक nm मास है और ये रेस्ट में है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देगा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाई टोटल जो होता है 4n बटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, जहां पे n कितना गुना मास है ये बता रहा है। क्या बता रहा है? कितना गुना मास है, सिर्फ ये बता रहा है। बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड विथ अनदर बॉडी ऑफ मास सिर्फ 2m। तो 4m का u से चल रहा है और यहां पे 2m का ऑब्जेक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कुछ है। इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं होता बेटा, ट्रांसफर कितना होगा? तो ट्रांसफर बटा काइनेटिक एनर्जी टोटल होता है, ये 4m है, ये 2m है, तो n की वैल्यू आई 2, तो क्या था 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है 2, तो 8 और 2 1 3 3 का होल स्क्वायर 9 है, 8/9। सर इसमें तो इससे तो कम हुआ तो n हाफ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कितना ज्यादा, कौन ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा है उससे फर्क पड़ता है। कौन ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा है इससे फर्क पड़ता है। कौन ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा है इससे फर्क पड़ता है। क्या क्या किसकी ले आओ, बताइए, कौन ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना ज्यादा इससे फर्क पड़ता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल ट्रांसफर टू द स्टेशनरी पार्टिकल, ये देखो उसी पे सवाल है। नेक्स्ट देखो, फॉल्स स्टेटमेंट, ये सॉल्व हो जाएगा बेटा, बहुत सारे अच्छे से थ्योरीज बता दिए, फॉल्स स्टेटमेंट कर लेना। दे विल जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, सेम मास में क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्टली इंटरचेंज होते हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली इंटरचेंज होते हैं। जैसे देखो, टू इक्वल मासेस m1 एंड m2, लेकिन इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, कोलाइड इलास्टिकली, देयर वेलोसिटी क्या होगा, तो पहले की है 3, दूसरे की है -5, तो पहले की हो जाएगी -5, दूसरे की हो जाएगी 3, चौथा आंसर आएगा, चौथा आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? अच्छा ये देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन विच वन हैविंग मास वेरी मच ग्रेटर देन अदर, एक की मास दूसरे से बहुत बड़ी है, एक की मास क्या है, दूसरे से बहुत बड़ी है। तो इसमें एक चीज याद रखना, छोटे वाले की जो भी वेलोसिटी होगी बड़े वाले की डबल, और खुद का वो क्या करेगा, सबट्रैक्ट कर लेगा इनिशियल वेलोसिटी। मतलब छोटे वाले ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बड़े वाले का डबल और खुद की वेलोसिटी साइन के साथ सबट्रैक्ट कर लेगा, और बड़े वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों को ये याद है? फॉर्मूले से करोगे यही आंसर आएगा बेटा, फॉर्मूले से भी करोगे यही आंसर आएगा। देखो, मेटल बॉल ऑफ 2 kg मूविंग विद स्पीड इतना 30 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो कर लिया करो ये। अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर हैज अ हेड ऑन विद ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल मूव टुगेदर, मतलब दोनों चिपक गया। जब भी बोले चिपक गया, कौन सा कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब यही तो फॉर्मूला बताया है, लॉस इन, ये ट्रांसफर नहीं है, लॉस है, तो लॉस का फॉर्मूला ये होता है हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। बोलो ओपी, बोलो ओपी, नीट को पहना देंगे टोपी, देखो ओपी नीट को पहना देंगे टोपी। हाफ m1 बोलो 2, m2 बोलो 3 बटा 3 2 5 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी 10 का होल स्क्वायर। बोलो बोलो ओपी, नीट को पहना देंगे टोपी। 3/5 गुना 100, 100 कटेगा 20 बचे 100, 20 23 60, नीट को पहना देंगे टोपी। 60 जूल इज आंसर, रगड़ देंगे सवाल को साला। चलिए ये देखिए वही वाली बॉल ऑफ मास m अप्रोचेस द बॉल ऑफ वॉल ऑफ कैपिटल मास m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल मास। स्पीड बॉल ऑफ मास m अप्रोचेस अ वॉल विद स्पीड इतना, ये वॉल की तरफ 4 से जा रहा है, नॉर्मल टू द वॉल, स्पीड ऑफ द वॉल इज 1, स्पीड ऑफ वॉल 1 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है।
तो बड़े वाले की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, छोटे वाले की जो वेलोसिटी है बड़े वाले की डबल, एक बड़े वाले की डबल, मतलब अगर ये एक से पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस हो गई। तो 2 × 1 अपोजिट है ना, तो डायरेक्शन लेके साथ करते हैं। तो बड़े वाले की डबल मतलब -2 और खुद का घटाएंगे तो -6 आंसर आएगा। 6 ऑप्शन एक ही है। बताइए, नीट को पहना देंगे टोपी, ओपी ओपी ओपी, नीट को पहना देंगे टोपी। देख इधर, पार्टिकल each of mass m traveling with velocity u1 and u2 collide perfectly in elastic then loss in kinetic, loss है loss, और collide perfectly in elastic मतलब चिपक जाएगा। चलो क्या होगा, हाफ m इंटू एम बटा 2m, और सिंपल बोला मूव कर रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। नीट का सवाल है बेटा, नीट का सवाल है। पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h0, एक पार्टिकल को h0 से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने के बाद इसकी जो हाइट होगी h डैश वो e स्क्वायर गुना चेंज होती। बोलो, नीट को पहना दोगे टोपी, ओपी ओपी ओपी, नीट को पहना देंगे टोपी, देखो हाँ कि ना, फिर टकराएगा, फिर थोड़ी देर हाइट जो जाएगा वो e स्क्वायर e का पावर 4 × h होता है। कोलिजन के बाद वेलोसिटी e टाइम्स, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इसको मैंने ड्रॉप किया h हाइट से, यहां पे टकराया, ऐसा टकराया, मान लीजिए टकराते समय इसकी वेलोसिटी v है, अगर h हाइट तो √2gh होगी। तो जस्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी e इंटू इनिशियल वेलोसिटी √2gh। सेकेंड कोलिजन के बाद क्या होगी, सेकेंड कोलिजन के बाद होगी e स्क्वायर √2gh। थर्ड कोलिजन के बाद होगी, थर्ड कोलिजन के बाद होगी e का पावर 3 इंटू √2gh। एन कोलिजन के बाद क्या होगी, e का पावर n इंटू √2gh। हाइट की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे तो होगा e स्क्वायर इंटू h इनिशियल। अच्छा, ई का फॉर्मूला भी होता है हाइट आफ्टर कोलिजन बटा हाइट बिफोर कोलिजन, उसी चीज को दूसरे फॉर्म में लिखा है। अच्छा, टकराते टकराते टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना चल जाता है, टोटल डिस्टेंस चलता है जितने से ड्रॉप करते हैं ई स्क्वायर प्लस 1 बटा ई स्क्वायर माइनस 1। बता, नीट को पहना देंगे टोपी, ओपी ओपी ओपी। टाइम कितना लगता है, √2h/g, ई प्लस 1 बटा ई माइनस 1। साले नीट, बता बता, भाई साहब रगड़ दिया सर आपने, रगड़ दिया भाई साहब आपने। बता क्या नहीं बताया, क्या छोड़ दिया यहां पे, बता क्या क्या छोड़ दिया, बता। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, देख टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा रुकने से पहले, कितने टाइम में रुक जाएगा, कितने कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा। अगर यहां पे हाइट आफ्टर n कोलिजन लिखना है तो e का पावर 2n इंटू इनिशियल हाइट होगा, e की पावर 2n इंटू इनिशियल हाइट होगा। बता, बात करता है, कर कर, करेगा तो कर। ये होमवर्क है, अच्छा सवाल है, थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको घर से जरूर ट्राई करना, लिखा है तो। चल ये देख भाई साहब, क्या है, पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड 2u। एम मास का ऑब्जेक्ट है, 2u से चल रहा है, ठीक। हिट बाय द अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y, मास 2m है, मूविंग इन y विथ स्पीड u से चल रहा है। इफ द कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, सुन 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 मेरी बात सुन, परफेक्टली इन इलास्टिक बोले मतलब ये चिपक के दोनों हो जाएगा 3m, किसी नेट वेलोसिटी v से जाएगा। देन परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी के लिए क्या करेगा, ये सवाल नहीं पूछेगा यार, हटा इतना। अब इसमें 2D में लॉस इन एनर्जी पूछा है, तो करने की जरूरत नहीं बेटा, इग्नोर करिए, ये करिए, ओडिशा नीट 2019 का सवाल है बेटा, उसमें फिर देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको। पार्टिकल ऑफ मास 5m रेस्ट सडनली ब्रेक्स इनटू ऑन 3 फ्रेगमेंट्स, ये हम जानते हैं, ये मैंने करा दिया, एक्सप्लोजन वाला केस करा दिया तुम्हें। ये देख, अ बैग ऑफ मास कैपिटल M हंग फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड, अ बैग ऑफ मास कैपिटल M hung from the long thread and bullet of mass small coincide horizontally with velocity v। एक स्मॉल m का बुलेट है, वो v वेलोसिटी से चल रही, गेट कैस्ट इन द बैग, देन फॉर द कंबाइंड बैग प्लस सिस्टम। सवाल को पहले सब समझिएगा, सवाल को समझिएगा। अ बैग ऑफ मास कैपिटल M हैंग बाय द लॉन्ग थ्रेड, अ बुलेट of mass small m concise horizontally velocity v, ठीक है, v है, v है, gauge catch in the bag, then for the combined system। सबसे पहली बात मोमेंटम कंजर्व करेंगे,
तो जब इसमें घुस जाएगा वो, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मास हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल मोमेंटम स्मॉल एम इंटू वी और फाइनल मोमेंटम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश, ये होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहो तो ये लिख सकते हो एम यू बटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो बोलो मोमेंटम हो जाएगा इतना, नहीं इतना मोमेंटम तो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, मोमेंटम इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना है। ओ भाई साहब डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। कैसे, देख भाई, अगर मैं इसकी मोमेंटम देखूं दोनों का मिला के, तो यही तो है मोमेंटम दोनों का मिला के, मास इनटू वेलोसिटी, ये एमयू है। अब ये मोमेंटम दोनों का मिला के हमने निकाल लिया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकता हूं सर, मोमेंटम का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और पी कितना है सर, मोमेंटम है एमयू, तो रखोगे तो ये आएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर बटा 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल। ओ भाई साहब क्या सवाल है भाई, मुझे पता है तुम सब की बत्ती गुल हो गई होगी, मुझे पता है तुम सब की बत्ती गुल हो गई होगी, इसमें डी आंसर आ रहा है, तुम सब की बत्ती गुल हो गई होगी। अच्छा ये बता, एक चीज और पूछता है इसमें, एक चीज और पूछता है इसमें कि जब ये टक्कर अंदर इम्बीट हो गया तो कितने हाइट तक जाएगा। सुन, वेलोसिटी इसको मिल गई ना वी डैश, डायरेक्टली हाइट लिख दे यू डैश जो भी है का होल स्क्वायर बाई 2g, कोई मतलब नहीं है आगे, सीधा लिख सकता हाइट, सीधा यहाँ पे हाइट आ जाएगा, सीधा यहाँ पे हाइट आ जाएगा। सेम उसी तरीके का एक सवाल है, अच्छे से कर लो, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, a bullet of mass 10 gram moving horizontally with velocity 400 meter per second, a strike wooden block of 2 kg which is suspended light string of length 5 meter. As a result, center of gravity of the block is found to rise at a vertical distance h centimeter. Speed of the bullet after it emerges out of the horizontally. बस कंसेप्ट इसका समझ लो, बाकी बहुत आसान है। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट 10 ग्राम का है, वो चल रहा है 400 मीटर पर सेकेंड से। अब वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अब वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज सस्पेंडेड बाय द लास्ट स्ट्रिंग, ये रेस्ट में था, ऑफ लेंथ 5 मीटर, इसकी कोई जरूरत है। एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू बी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर गया, ये h गिवन है। अगर बेटा ये h गिवन है तो क्या हम निकाल सकते हैं h बराबर होगा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी मिलती, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी मिलती का होल स्क्वायर बाई 2g। अगर h गिवन है तो हम यहां से vf फाइंड कर लेंगे, vf फाइंड कर लेंगे क्या, हाँ सर vf यहां से फाइंड कर लेंगे। मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गई और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी हमें v नॉट पूछा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका लिखेंगे 10 ग्राम इंटू 400 मीटर पर सेकेंड प्लस ये पहले रेस्ट में था, बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2 kg इंटू वी फाइनल प्लस 10 ग्राम इंटू वी नॉट। देख भाई, देख भाई, ये समझ ले, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, अच्छा सवाल है। इसमें ना बुलेट फर्स्ट के अंदर नहीं रहा, बुलेट बाहर निकला, तो इनिशियल मोमेंटम इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका इनिशियल मोमेंटम 0। जब बुलेट बाहर निकला तो बुलेट की मोमेंटम और इस ब्लॉक की मोमेंटम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अरे सर ये बात तो हमको धुआं जैसे चमक गया। अब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है, तो इससे हम वीएफ की फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, हम वीएफ की फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये मुश्किल सवाल है, नीट 2016 का मुश्किल सवाल पूछा था, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन कर तो लेंगे ना। चलो ये वाले सवाल देखो, मान लो m मास का ऑब्जेक्ट किसी u वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, e है, और ये थीटा एंगल है। तो बताओ कोलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। सबसे पहली बात, वर्टिकल से थीटा है तो ये वर्टिकल से थीटा होगी, तो इस तरफ वेलोसिटी हो गया u cos थीटा और इस तरफ हो गया u sin थीटा। कि ये डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम एकदम नीट एंड क्लियर है। अब जब ऑब्जेक्ट यहां से टकरा के इधर जाएगा, इधर जाएगा v स्पीड से, तो ये जो वेलोसिटी होगी u sin थीटा, उससे तो कोलिजन ही नहीं हुआ है, तो एज इट इज u sin थीटा रहेगा। और जो u cos थीटा से टकराया है वो e u cos थीटा से ऊपर चला जाएगा। तो अगर तुम्हें v डैश पूछा है तो ये होगा u cos थीटा i कैप प्लस eu सॉरी ये cos है, ये साइन कंपोनेंट, ये साइन एज इट इज रहेगा, सॉरी बेटा साइन एज इट इज रहेगा।
सुमे ना इस तरह के कोलिजन में पता है क्या करना है, सबसे पहले तो इसका वर्टिकल से थीटा है तो वर्टिकल से थीटा ले लिया, एक्स कंपोनेंट आएगा साइन, वाई आएगा, ये इससे तो कोलिजन ही नहीं हुआ तो ये सेम रहेगा, ये जितने से कोलिजन हुआ ई टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो जाएगा बस। तो फाइनल वेलोसिटी होगा u साइन थीटा आई कैप प्लस ई यू कॉस थीटा जे कैप, बस बस मुन्ना बस। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा सर, चेंज वेलोसिटी तो x में हुआ ही नहीं सर, y में ही हुआ है बस। हाँ अब मान लो कि वर्टिकल से ये मुझे अल्फा एंगल लिखना है, तो मैं लिखूंगा tan अल्फा बराबर ये परपेंडिकुलर और ये बेस u साइन थीटा बटा eu, एक मिनट, हाँ eu cos थीटा, u साइन थीटा बटा eu cos थीटा, यहां से u कटेगा तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan थीटा बटा e। बोल समझ में आया, बोल समझ में आया, ये स्टडी तो बहुत आसान है। दूसरा देख, m मास का ऑब्जेक्ट अगर u स्पीड से चल रहा है, ये m मास का ऑब्जेक्ट u स्पीड से चल रहा है, दोनों चलते चलते कोलाइड हो गए। इफ कोलिजन इज perfectly inelastic, then find velocity। तो इसका वेलोसिटी बताओ। तो इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते, नहीं सर, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा, दोनों चिपक के हो जाएंगे 2m। तो मान लो ये वेलोसिटी v है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बराबर फाइनल मोमेंटम सिस्टम का करेंगे। हाँ, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, एम आई कैप प्लस ये क्या होगा एम जे कैप बराबर 2m इंटू वी डैश, जो भी है v है, सिंपल, ये वेलोसिटी वेक्टर v लिखेंगे। अब यहां से v बराबर हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो सॉरी एम कट गया तो यू आई बाई 2 प्लस यू जे बाई 2, ये फाइनल वेलोसिटी बचेगा। तो क्या जब भी परपेंडिकुलर चल रहे दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन ऐसे कराओगे, जब भी परपेंडिकुलर चल रहे दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन कुछ इस तरीके से कराओगे, इस तरीके से कराओगे, तो क्या वहां पे डायरेक्टली मोमेंटम एक्स वाई डायरेक्शन में है तो नेट मोमेंटम लिख के कंजर्व कर देंगे, नेट मोमेंटम लिख के कंजर्व कर देंगे। बताओ, एक्स वाई डायरेक्शन में है, नेट मोमेंटम लिख के कंजर्व कर देंगे। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा, मान लो जैसे m1 मास का ऑब्जेक्ट u से चल रहा, ये m2 तुम्हारा रेस्ट में। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन m1 इधर गया है v1 से, तो m2 कितने स्पीड से जाएगा वो बताओ। क्या है, इलास्टिक कोलिजन है, ये गया है अल्फा एंगल से और ये मान लो गया है बीटा एंगल से। तो जब भी इलास्टिक कोलिजन है, तो चाहे 1d हो, 2d हो, 3d हो, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बेटा ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, देख सुन, जब भी कोलिजन का सवाल होगा तो कौन सी चीज डिसाइड करती सवाल कैसे सॉल्व होगा, कोलिजन का नेचर। जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करना, तो मोमेंटम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में 2D में। अब जब हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। मोमेंटम वेक्टर है इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ते, सीधा काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा हाफ m1 u स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा बेटा हाफ m1 v1, जो भी है v1 दिया हुआ है, अगर गिवन है v1 गिवन है तो v1 का स्क्वायर m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u नॉट का स्क्वायर। बस ये कंसेप्ट सिखाना। अगर 2D में इलास्टिक कोलिजन है, अगर 2D में इलास्टिक कोलिजन है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। अगर 2D में इलास्टिक कोलिजन है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। यस, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर 2D में इलास्टिक कोलिजन है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। यस, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर टेंसर लिखा हो तो आप उसमें टेंसर भी चूज कर सकते हैं। ये स्केलर होता है। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बेटा ये हम हमेशा अबाउट एक्सिस निकालते हैं। अबाउट एक्सिस निकालने पर ये जो चीजें होती है हमेशा एडिटिव होती है। कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा नहीं सकते ना, सिंपल अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो एडिटिव नेचर का होता है।
ये हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालते हैं। ये स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है m1, वो है तुम्हारा x1 y1 z1 पे। अगर तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालते हो, कहां से निकालते हो, y एक्सिस के अबाउट निकालते हो, तो y एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है m1, और y वाली डिस्टेंस हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, ये आएगा। अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप z एक्सिस से निकाले तो ये होगा m1, z एक्सिस को z वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे तो रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा, और आई वाई क्या होगा, सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हैं। दो मास है मान लीजिए m1 और m2, अगर ये बेटा l डिस्टेंस अपार्ट है, r डिस्टेंस अपार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर लाइन से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है, m1 m2 रिड्यूस मास के कंसेप्ट से m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। क्या सही बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं, ये देखिए बेटा, ये देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस से, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस से I बराबर mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायमीटर के अबाउट देखेंगे, ये रिंग है, लिख देता हूं रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट देखेंगे तो ये हो जाता है आपका mr स्क्वायर बाई 2। अगर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट देखें, किसका वेट देखे बेटा, डिस्क का, किसका देखे, डिस्क का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। अगर मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट देखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 4। क्या सही है ये बात, हाँ सर, ये चीजें तो यहां तक सही है, ये सारी चीजें सही है, बिल्कुल ये तो करेक्ट। अब एक चीज समझना, अगर इस एक्सिस से मैं निकालू मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये डिस्टेंस है बेटा r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर। बताओ, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में समझ आया तो। अगर मैं एक्सिस ऐसे बनाऊं, ऐसे पैरेलल, तो सर यहां से यहां डिस्टेंस r होगी, हाँ, ये दोनों एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है, हाँ कि ना, हाँ सर पैरेलल टू द प्लेन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी सर, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3 बाई 2 mr स्क्वायर हो जाएगा सर। वाह यार, तो चारों एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान से फोकस से पढ़ लो, ध्यान से फोकस से पढ़ लो सर, बढ़िया। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट निकालू तो सर ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ क्या है सर mr स्क्वायर बाई 2, और ये डिस्टेंस क्या है r, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा 3 बाई 2 mr स्क्वायर। अच्छा, इस एक्सिस से निकालू तो ये r, तो I बराबर हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर 5 mr स्क्वायर बाई 4। ले, रिंग और डिस्क की पूरी कहानी खत्म कर दी, रिंग और डिस्क की पूरी कहानी खत्म कर दी, हाँ सर रिंग और डिस्क की पूरी कहानी खत्म कर दी। अगर मेरा ये सॉलिड स्फीयर है भाई, अगर मैं समय बचाता ना तो 1.5 घंटा, भाई अगर मैं बहुत समय बचाता ना तो 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं बचा पाता, 1.5 से 2 घंटा भाई, इतने बड़े एग्जाम के लिए 1.5 से 2 घंटा यार, तो कर ही सकते हो ना। मैं खुद मतलब सच में शर्मिंदा हूं इस बात को लेकर के कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा, एक से 1.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। चलो अब देखो सॉलिड स्फीयर है, अब इसके सेंटर ऑफ से पास कर रहा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2 बाई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के मास पास होते हैं तो 2 बाई 5 mr स्क्वायर, और इसके सरकमफ्रेंस से क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस से हो जाएगा I बराबर 2 बाई 5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 लोगे तो 7 बाई 5 mr स्क्वायर, 7 बाई 5 mr स्क्वायर। बोलो हाँ, पर एकदम सही बताया मास्टर। यहां से क्या होता है, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होता है तो आएगा 2 बाई 3 mr स्क्वायर। अगर r डिस्टेंस देखे यहां से देखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 बाई 3 और प्लस mr स्क्वायर, तो 5 बाई 3 mr स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट आजकल 2-3 सालों से ना डायरेक्ट आजकल डायरेक्ट पता है क्या पूछते हैं, डायरेक्ट आजकल पता है क्या पूछते हैं, रेडियस ऑफ डायरेक्शन डायरेक्ट। तो भाई रेडियस ऑफ डायरेक्शन किसी चीज का पूछे ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो,
और फिर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डायरेक्टली m टोटल मास, जो भी सिस्टम का मास होगा, इंटू k स्क्वायर के बराबर रख दो। ये तुम्हारा जो k है, ये तुम्हारा k है, वो है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। वो क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन जब भी पूछे किसी भी सिस्टम का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको m के स्क्वायर के बराबर फेंक दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करो? डायरेक्टली m के स्क्वायर रख दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करो? डायरेक्टली m के स्क्वायर के बराबर रख दो। जैसे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? m के स्क्वायर के बराबर रखो। m से m कटेगा, हाँ सेम सेम कट जाएगा। k बराबर होगा √2/5r। k बराबर होगा √2/5r। क्या समझ गए? ये क्या समझ गए? ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ml²/12, एंड के अबाउट होता है ml²/3। अगर ये रॉड इस थीटा एंगल पे है तो एंड के अबाउट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 1/3 ml² sin स्क्वायर थीटा। आर्क का देखेंगे क्या होगा? सर्कुलर आर्क का देखेंगे, सर्कुलर आर्क का मान लो कि ये हटा दिया मैंने, एक मिनट, मान लो ये वाला पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन हटा दिया। अब जो सिस्टम बचा है वो इतना बचा है, और बचे हुए का मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई फर्क नहीं पड़ता, mr² ही होगा, क्योंकि है तो बचा हुआ तुम्हारा रिंग, है तो बचा हुआ पार्ट तुम्हारा रिंग। अब मान लो ये थीटा एंगल का रिंग है, अगर टोटल का मास m होता और काट के निकालते तो बचे हुआ मास लिखते हैं यहां पे, लेकिन अगर मैंने मास ही इसका बताया है तो लिखेंगे बेटा डायरेक्टली mr²। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली mr² लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? डायरेक्टली क्या लिखेंगे? mr² लिखेंगे। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद रखिएगा, ऑल टाइप ऑफ बॉडी के लिए सही है, ऑल टाइप ऑफ, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। ये होता है किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कर रहा है, कहीं और से कोई एक्सिस पास कर रहा है, मान लो डिस्टेंस d है, तो IO बराबर होगा ICM प्लस MD²। ये किसी भी बॉडी के लिए सही है, लेकिन इसमें बस इतना होना चाहिए कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे और दूसरा जो पास कर रहा है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए बस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि बॉडी से 3 एक्सिस पास करते हैं, 2 पैरेलल टू द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मान लो ये तुम्हारा IZ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये IX है और ये बेटा IY है, तो ये हमेशा प्लेनर के लिए सही है। कैसे प्लेनर के लिए सही है? जब प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा तभी तो बोलोगे कि पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। तो IZ जो आपका होगा वो IX प्लस IY होगा। IZ जो आपका होगा क्या होगा? IX प्लस IY होगा। अच्छा, प्लेट का तो नीट में नहीं आता, लेकिन अगर मान लो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी विड्थ एक्सिस से कितनी चिपकी हुई है, हमें फर्क पड़ता है कि इसका लेंथ क्या है। पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डायरेक्टली 1/3 mv²। क्या होगा? 1/3 mv² होगा क्या? यस सर, 1/3 mv²।